जय हिंद दोस्तों, मैं अजीत आचार्य आप लोगों के बीच नई शिक्षा नीति पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये नई शिक्षा नीति हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे हम एक छात्र हों, चाहे शिक्षक हों या अभिभावक हों। इन हम सभी के लिए इस नई शिक्षा नीति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा से हम सभी प्रभावित हैं। इसलिए इसको जानना कि नई शिक्षा नीति जो 2021 आ रही है उसमें क्या क्या अंतर हैं हमारी पुरानी शिक्षा नीति से और क्या क्या हम लोगों को जानना होगा। इस पूरी वीडियो में मैंने सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालने का काम किया है। आप थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिएगा तो आपको पूरे बदलाव के बारे में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो नई शिक्षा नीति 2021, इस नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, जो इसरो के प्रमुख रहे हैं, ये अध्यक्ष थे, जिनकी अध्यक्षता में ये नई शिक्षा नीति का पूरा रूपरेखा तैयार किया गया। इस के साथ इसमें जो साथ निभाए हमारे भारत के शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक, मतलब अभी तो वर्तमान में नहीं है, लेकिन उस समय नई शिक्षा नीति के निर्माण में ये पूरा योगदान दिए थे। अभी हमारे भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। इस नई शिक्षा नीति में खास क्या बात है, पहले मैं ऑल ओवर समझा देता हूँ खास बात क्या है, उसके बाद बिंदुओं पर थोड़ा चर्चा करूँगा। इसमें सबसे पॉइंट वाली बात है कि पहले बोला जाता था व्हाट यू थिंक, और अब क्या कहा जाता है, हाउ टू थिंक। मतलब पहले का विजन था कि क्या सोचना है, और अभी का जो थिंक है वो कैसे सोचना है। इस फोकस पर, इस बिंदु पर ये पूरी शिक्षा नीति को तैयार की गई है। मतलब सोच पर बिल्कुल परिवर्तन कर देना है। छात्रों का जो सोच था, एक रटा रटाया सिलेबस याद करो, बस सिंपल प्लान में जाओ, एक रेगुलर पैटर्न में घूमो, ऐसा नहीं। अब का जो नया शिक्षा नीति है वो बिल्कुल परिवर्तित है। इसमें बच्चों को स्किल्ड बनाया जा रहा है, बच्चों को वेल ट्रेंड नहीं, टैलेंटेड बनाया जा रहा है। मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया करने के लिए इस प्रकार का एक प्लान तैयार किया गया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव हमारी पुरानी शिक्षा नीति में 10+2 जो शिक्षा नीति थी उसको हटा दिया गया। अब नई शिक्षा नीति में क्या आ गया, 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 क्या है, समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल इसमें हम लोग समझेंगे। जैसे सबसे पहले 5, ये 5 क्या हुआ, 5 हुआ कि जब आपका बच्चा 3 साल का उम्र में है, 3 इयर्स के एज में, कोई स्कूल में उसका एडमिशन हो जाएगा। वो 3 साल का एडमिशन में वो पहला जो 3 साल का रहेगा वो रहेगा प्री स्कूल में। मतलब प्री स्कूल का उसका जिंदगी जाएगा। मतलब 3 साल से उम्र में एडमिशन हुआ, 3 साल वो रहेगा कहाँ आपका, प्री स्कूल में रहेगा वो 3 साल तक। बाकी बचे कितने, 5 में 3 गया, 2 साल बच गए। ये 2 साल जो है वो क्लास 1 और क्लास 2 वो कवर करेगा। तो ये 5 साल का आपका कवर हो गया। बस समझ में आया। ये पहला जो 5 साल है उसको बांटा गया, पहले 3 फिर 2, पहले 3 फिर 2। ये 3 जो है वो बांटा गया फाउंडेशन स्टेज में, और जो 2 साल का जो स्टेज था वो क्लास 1 और क्लास 2 में बांट दिया गया। हो गया आपका 5 साल। उसके बाद जो 3 साल का ये है, ये 3 साल का है आपका प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज का मतलब हो गया क्लास 3 से क्लास 5, क्लास 3 से क्लास 5। इस क्लास 3 से क्लास 5 में बच्चे को भाषा और संख्यात्मक कौशल सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा, भाषा और संख्यात्मक कौशल। इसमें बच्चों को पहला जो आपका प्री स्कूल था, मतलब जो ये 5 साल का जो पूरा क्लास था, जिसमें कि 3 साल तक मैंने बच्चे एडमिशन लिए 3 क्लास में, और 3 क्लास से 3 साल वो प्री स्कूल में रहे। प्री स्कूल में बच्चों को ऐसे ही जैसे अभी आंगनबाड़ी वगैरह में रहते हैं बच्चे, उस प्रकार से रखा गया। बाकी के जो 2 साल हैं, क्लास 1 और क्लास 2, ये क्लास 1 और क्लास 2 में बच्चों को ज़्यादातर भाषा के बारे में सिखाया जाएगा, भाषा से संबंधित ज्ञान दिया जाएगा। उसके बाद ये आपका फाउंडेशन स्टेज क्लियर हो गया, जिसको हम लोग 5 साल में बांट दिए। उसके बाद आया अब आपका अगला स्टेज कितना, 3 इयर्स का। ये 3 स्टेज को कहा गया प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज में बच्चे किस उम्र में आ गए, 8 साल के हो गए। 8 से कितना, 11, 3 साल का एज कवर करेगा।
तो यहाँ पर वो बच्चा क्या सीखेगा, आपका भाषा और संख्यात्मक कौशल। ये हो गया प्रीपरेटरी स्टेज। उसके बाद तीसरा स्टेज हो गया आपका मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जो है मेन, मिडिल स्टेज में क्लास आपका कहाँ तक आया समझिएगा। शुरू में आपका बच्चा कहाँ से आया, 3 क्लास 3 वर्ष की उम्र में वो एडमिशन लिया, 3 वर्ष के एडमिशन में लिया, वो 3 साल पढ़ा आपको प्री प्राइमरी में, और उसके बाद वो क्लास 1 गया और क्लास 2 गया, मतलब 3 साल इधर, 1 साल इधर और 2 साल इधर, मतलब वो 2 साल टोटल, मतलब क्लास 1 और क्लास 2 इधर, क्लास 1-2 में कितना गया उसका 2 साल, और इधर 3 साल, 3 और 2 कितना हो गया 5 साल। ये 5 साल इसका क्लियर हो गया। 3 बाकी बचे 3 साल, 3 साल वो कहाँ पर पढ़ेगा, वो क्लास 3, 4, 5 पढ़ेगा, और वो क्या पढ़ेगा, भाषा और संख्यात्मक कौशल। ये क्लियर हो गया आपका। फिर आगे जो 3 साल है क्लास 6 से क्लास 8, ये स्टेज को समझिएगा। 3 साल का ये स्टेज जो है, इसमें बच्चा आपका क्या सीखेगा, क्लास 6, 7, 8। क्लास 6, 7, 8 में बच्चा को सिखाया जाएगा कोडिंग शिक्षा। कोडिंग शिक्षा का मतलब यहाँ पर होता है कि पूरा बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन दिया जाएगा, जिसमें ऐप्स बनाने बच्चे सीखेंगे, बच्चे ऐप्स बनाएंगे, और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण मतलब कि बच्चों को लकड़ी के सामान का कुछ बनाने के लिए दिया जा सकता है, बच्चों को कुछ मिट्टी के सामान दिए जा सकते हैं बनाने के लिए, कुछ लोहे के इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाएगी, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये क्लास 6 का ये सबसे बड़ी बात है, क्लास 6, 7, 8 ये जो आपका स्टेज है, स्टेज नंबर 3। अब उसके बाद आपका आ जाता है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कि बच्चे 9 से लेकर 12 में आएंगे। 9 से लेकर 12 में सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया गया है, स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है। स्ट्रीम को खत्म करने का मतलब ये होता है कि बच्चे को किसी भी प्रकार का आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में बंध के रहना नहीं है। पहले का शिक्षा में क्या था कि कोई जो बच्चा आर्ट्स का था वो साइंस का विषय नहीं पढ़ सकता था, साइंस का कोई रहा तो वो कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था। अब ऐसी बात नहीं है, अब आप सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। मान लिया जाए, एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं, जैसे कोई बच्चा मान लिया जाए अकाउंट्स उसको अच्छा लगता है कॉमर्स का, तो एक पेपर अकाउंट्स ले लिया। आर्ट्स में उसको हिस्ट्री अच्छा लगता है तो दूसरा पेपर हिस्ट्री ले लिया। उसको साइंस में केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो एक पेपर वो केमिस्ट्री ले लिया। इस प्रकार से वो चुन कर 5 सब्जेक्ट अपना ले सकता है। तो ये बहुत बड़ी परिवर्तन है कि बच्चों में स्ट्रीम्स का समाप्ति कर देना, मतलब बच्चों को बाइंडिंग बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। आपकी पसंद, आपका जो आपको पसंद है उस अनुसार से आप कोई भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं। स्ट्रीम की बाइंडिंग खत्म कर दी गई। तो ये आपको सेकेंडरी स्टेज हुआ। फिर से बात करते हैं फाउंडेशन स्टेज, 5 साल। 5 साल का कौन सा स्टेज हुआ, फाउंडेशन स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज 3 साल, मिडिल स्टेज 3 साल, सेकेंडरी स्टेज 4 साल। ये नया एजुकेशन सिस्टम का 5+3+3+4 इसमें वो बांटा गया। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी में जो नए नियम लागू हुए उन नियम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एनसीसी कोर्स पाठ्यक्रम शामिल हो गया है। अब नई शिक्षा नीति में एनसीसी को कंपलसरी कर दिया गया। अब एनसीसी को कंपलसरी करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि बच्चों में देश के प्रति एक समर्पण की भावना को जगाना, देशभक्ति जगाना, कहीं ना कहीं अनुशासन को बढ़ावा देना, ये एनसीसी का कार्य होता है। और एनसीसी धीरे धीरे छूटते जा रहा था, लोगों से एनसीसी दूर होते जा रहा था। इसलिए अब विश्वविद्यालयों के द्वारा या कॉलेजों के द्वारा एनसीसी को कंपलसरी करने की बात कही गई है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी, एजुकेशन पॉलिसी में प्री प्राइमरी भी शामिल किया गया। जैसा भी हम आपको बताएं कि एजुकेशन पॉलिसी में अब वो जो 3 साल का जो समय था, मैंने बच्चा एडमिशन लिया 3 साल में और 3 से 3 साल, तो ये 3 साल का जो समय है वो बच्चों को पूर्ण रूप से प्राइमरी स्टेज में रखा गया और इसको कंपलसरी किया गया, इसको शामिल किया गया। स्कूल बैग के वजन को कम करने की बात की गई है। इसमें तरह तरह के जो बच्चों को एक्स्ट्रा मतलब कि बुक्स का जो बोझा दिया जाता है उसको कम किया गया है। मतलब ज़्यादा बोझा वाले पढ़ाई को कम करने के लिए, मैंने बच्चे के साइकोलॉजिकल रूप से मैंने बच्चे हल्के रहें, बच्चे को दिमाग में प्रेशर ना आए, इसको ध्यान में रखकर बैग के वजन को कम किया गया है।
उसके बाद छात्र की वित्तीय सहायता को मजबूत किया गया है। यहाँ पर तरह तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए जिससे कि बच्चे की जो वित्तीय सहायता है उसको तुरंत मिल पाए और बच्चे को किसी भी तरह की पढ़ाई में दिक्कत ना हो। ये नई शिक्षा नीति की बात है। उसके बाद आईटी को बहुविषयक संस्थान बनाया गया है, मतलब आईटी को प्रमुखता दी गई है, मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर जो है, साइंस सेक्टर जो है, उनको भी डेवलपमेंट का बात कहा गया है कि वो भी कहीं ना कहीं डेवलप करें। उसके बाद ड्रॉप आउट कम करना। ड्रॉप आउट कम करने की बात का मतलब क्या हुआ कि वैसे बच्चे जो बीच में पढ़ाई छोड़कर भाग जा रहे हैं वैसे बच्चों को मुख्य धारा में लाना, वैसे बच्चों को शिक्षा में शामिल करना, कारण को जानना कि किस कारण से कर रहे हैं, क्यों उनका ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है। अगर वित्तीय सहायता हम आपको दे रहे हैं, आपको हम ऐसा एजुकेशन दे रहे हैं जिसमें आपको हर तरह का ट्रेनिंग मिल रहा है, तो ड्रॉप आउट कम होगी, इसमें संभावना है और होना भी चाहिए। तो ये ड्रॉप आउट बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारी शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या ड्रॉप आउट की होती है, बच्चे बीच बीच में पढ़ाई छोड़ के चल जा रहे हैं। तो ये ड्रॉप आउट की समस्या तो है ही, ये कम करना उस नई शिक्षा नीति का मुख्य जोर है और आशा करते हैं वो होगा। उसके बाद 5+3+3+4 का स्कूली पाठ्यक्रम शुरू करना। जैसा कि हम आप लोग को बताया कि पहला जो 5 साल का समय है वो फाउंडेशन स्टेज है, दूसरा जो 3 साल का है प्रिपरेटरी स्टेज है, तीसरा जो है वो मिडिल स्टेज है और लास्ट जो 4 साल का है वो सेकेंडरी स्टेज है। तो इस प्रकार से स्टेज को बांटा गया है। उसके बाद मातृभाषा और फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देना। जैसा कि हम अभी बताएं आप लोगों की 5वीं क्लास तक बच्चे को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है कि बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देना है या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देना है। ये कहीं ना कहीं बच्चे को जो एजुकेशन को जो थोड़ा सा टफ बना रहा था वो थोड़ा सा इजी बनाएगा, क्योंकि बच्चे घर में भी वही भाषा बोलते हैं जो स्कूल में बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके शिक्षा को तो बढ़ावा मिलेगा ही। ये बहुत बड़ी परिवर्तन है और बहुत अच्छी परिवर्तन है। उसके बाद विदेशी भाषा भी सिखाने पर जोर दिया गया है। अब ऐसी बात नहीं है कि बच्चे क्षेत्रीय भाषा ही सीख के रहेंगे या मातृभाषा ही सीखे रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। समय पर उनको विदेशी भाषा भी शिक्षा दी जाएगी और शिक्षक विदेशी भाषा भी उनको शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। उसके बाद वोकेशनल स्टडीज पे जोर, इसमें ऐसे स्टेजेस पर भी जोर दिया जाएगा जो कहीं ना कहीं आपको स्किल्ड करते हैं, कहीं ना कहीं आपको ट्रेन करते हैं, तो वैसे शिक्षा पर भी इसमें जोर दिया जाएगा, वोकेशनल स्टेज पे जोर दिया जाएगा। और शिक्षकों की शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है, यहाँ पर शिक्षकों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। वैसे शिक्षक जो कहीं ना कहीं डिजिटली एजुकेशन से थोड़ा दूर है उनको डिजिटल एजुकेशन दिया जाएगा। कुछ कमी है उनके अंदर तो उनको कंप्लीट कराया गया जाएगा, कहीं ना कहीं उनके टीचिंग में भी विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। जैसा कि अभी हम लोग समझे कि क्लास 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जा रही है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि व्यावसायिक शिक्षा को जोर मिलेगा ही। अब क्लास 6 के बच्चे कितने स्फूर्तिवान होते हैं, कितने क्योंकि आप लोग को पता है कि क्लास 8 तक तो 85% दिमाग ऐसे ही हम लोग का डेवलप हो जाता है। तो उस अवस्था में ये व्यावसायिक शिक्षा का आ जाना बहुत बड़ी बात है और ये व्यावसायिक शिक्षा को जोर देने का तो ये हमारी शिक्षा नीति का विशेष बात रहा ही। अब आते हैं थोड़ा सा होमवर्क पर। नई शिक्षा नीति में होमवर्क किस प्रकार से दी जाएगी, ये बहुत यूनिक बात है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। क्लास 3, 4, 5 के बच्चे को हफ्ते में 2 घंटे का होमवर्क मिलेगा, हफ्ते में 2 घंटे का। 6, 7, 8 के बच्चे को प्रतिदिन 1 घंटे का होमवर्क मिलेगा, 6, 7, 8 को प्रतिदिन 1 घंटे का। और जो आपके 3, 4, 5 क्लास के बच्चे हैं उनको पूरे सप्ताह के 2 घंटे का। और 6, 7, 8 को प्रतिदिन 1 घंटा का। और 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं उसको 2 घंटे का होमवर्क मिलेगा। उसको प्रतिदिन कितने घंटे का होमवर्क मिलेगा? 2 घंटे का। इसका मतलब होमवर्क को भी बहुत कम कर दिया गया है। ज़्यादा वास्ट टीचिंग, ज़्यादा भारी मतलब सिलेबस को देना, बच्चों पर ज़्यादा ओवरलोड देना, इस पर थोड़ा सा सरकार का विशेष निगाह रहा है कि ये सब थोड़ा सा कम करने पर सरकार का जोर है। तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं बच्चों को ज़्यादा होमवर्क देने से ही बच्चे ट्रेन नहीं होते हैं। बच्चे को समझाना ज़्यादा जरूरी होता है, बच्चे को उस चीज़ को ईजिली रूप से उनके दिमाग में लाना जरूरी होता है। अगर उसके दिमाग में आ रहा है तो आप होमवर्क करके आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। 1-2 होमवर्क दे दीजिए छोटा मोटा तो उससे भी क्लियर हो जाता है मैटर, लेकिन ज़्यादा जरूरी उसको समझना है। अधिगम ज़्यादा जरूरी है, अधिगम का विकास होने से सब हो जाता है। उसके बाद इसमें इसका उद्देश्य क्या क्या रहा, अभी तो हम लोग काफ़ी कुछ जान लिए लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रत्येक बच्चे की क्षमता की पहचान करना और विकास करना, इस शिक्षा नीति में है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता को समझना कि उस बच्चे में किस प्रकार का क्षमता है,
जैसे क्लास 6 में अभी आपको बताएं व्यवसायिक प्रशिक्षण है, कोडिंग पर शिक्षा जो दी है, तो उसमें कहीं ना कहीं मालूम चल रहा है कि बच्चे का जोर किस चीज़ पर है। जिस चीज़ पर जोर है उस चीज़ पर उसको विकास किया जाएगा। तो ये बच्चे की क्षमता की पहचान करना, उसका विकास करना है। साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान का विकास करना है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की शिक्षा होगी जहाँ होमवर्क कम होगा, बैग के वजन कम होंगे, तरह तरह की आर्थिक सहायता मिलेगी, ड्रॉप आउट कम होंगे। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों में मतलब ज़्यादा मतलब ज्ञान का विकास होगा। उसके बाद शिक्षा को लचीला बनाना। अब शिक्षा को इससे ज़्यादा लचीला क्या बनाया जा रहा है, स्ट्रीम को ही खत्म किया जा रहा है। तो ये शिक्षा तो लचीला बन ही गया। और भी बहुत सारी चीज़ इस शिक्षा नीति में हुए हैं जो शिक्षा को लचीला बना रहे हैं, मतलब हार्डनेस को कम किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। होमवर्क वगैरह भी कम हो रहे हैं, बच्चों को अनुसार ही मतलब छात्र केंद्रित शिक्षा ही दी जा रही है। तो काफ़ी कुछ है इसमें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना, मतलब शिक्षा में गुणवत्ता को ज़्यादा डेवलपमेंट करना, कि बच्चे में गुण का ज़्यादा विकास हो। रटा रटाया चीज़ को याद करो, उसी को रटते रहो, इस चीज़ पर ज़्यादा जोर नहीं देना। कुछ अपने अंदर स्किल्स लाना, कुछ नया सोच लाना, कुछ नए परिवर्तन को लाना, इस शिक्षा का ज़्यादा जोर है। बच्चे को भारतीय संस्कृति से जोड़ना। अभी जैसे एनसीसी की बात हम लोग कर रहे थे, कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को विशेष जोड़ दिया जा रहा है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार बच्चे को जोड़ा जाए, जिसमें कि वो देशभक्ति, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव बढ़े, लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को पहचाने। इसमें मातृभाषा का जैसे बोला गया है, क्लास 5 तक अपनी मातृभाषा के बारे में बच्चे बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से बच्चे ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो इस शिक्षा नीति में एक बड़ी बात है। बच्चों को सुशासन और सिखाना और सशक्तिकरण करना। सही बात है, इसमें बच्चे कहीं ना कहीं सुशासित होंगे ही जब एनसीसी वगैरह जब कंपलसरी होगा। बच्चों में कहीं ना कहीं जब ऐसी अवस्था आती है जो बच्चे गलत रास्ते में जाते हैं, उस समय अगर एनसीसी में ज्वाइन हो जाएं तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है हमारे आने वाले भविष्य में। उसके बाद शिक्षा नीति को पारदर्शी बनाना। काफ़ी डिजिटाइजेशन हो रहा है, सब कुछ तो कंप्यूटराइज होते जा रहा है। तो ये जितने भी तरह के ये कन्फ्यूजन थे सब क्लियर हो जाएंगे। तकनीकी ज्ञान का विकास किया जा रहा है। अब ITI इतना सारे खुल रहे हैं तो तकनीकी ज्ञान का विकास होगा ही। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मूल्यांकन पर जोर दिया जा रहा है। सही बात है, कहीं ना कहीं सारे जो जो एवल्यूएशन होंगे उसमें कहीं ना कहीं एक मतलब हमेशा जांच बना हुआ रहेगा कि किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। फिर विभिन्न प्रकार की भाषा सिखाना। इसमें कंपलसरी किया गया है कि हर बच्चे को 3 भाषा सीखना ही है। तो जैसे शुरुआती 5 साल में वो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा 50 सीखेगा, उसके आगे वो अपनी कोई भी भाषा सीख सकता है। तो 3 भाषा तो ऐसे ही हो गया। तो इसमें भाषाओं को सीखने का मौका ज़्यादा मिलेगा। बच्चों की सोच को रचनात्मक और तार्किक करना। अब चूंकि बच्चे अपने भाषा में सीखेंगे, क्लास 6 में आ जाएंगे, कोडिंग सीखेंगे, व्यावसायिक शिक्षा सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों में इस प्रकार का जो रचनात्मक और तार्किक ज्ञान है वो बढ़ेगा। मनोदर्पण इंटर्नशिप का निर्माण करना। मनोदर्पण इंटर्नशिप क्या होता है बताते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के प्रेशर के कारण या और भी बहुत सारे कारण वो मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं, उसके बाद वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। इस चीज को खत्म करने की बात की गई है। उसके लिए एक इनिशिएटिव बनाया गया है मनोदर्पण। इस मनोदर्पण के द्वारा बच्चे को समझाया जाएगा। बच्चे अपना प्रॉब्लम को सीधा मतलब वो वर्चुअल रूप से अपना बात को रख सकते हैं, या इस इनिशिएटिव के द्वारा बच्चों का मन का विश्वास को बढ़ाया जाएगा कि इस प्रकार का एक्शन ना लें। तो इससे बहुत बड़ा एक समस्या दूर हो जाएगा कि बच्चों को बीच में जिस तरह का एक्शन ले लेते हैं उसका असर थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार का मनोदर्पण इनिशिएटिव है। तो ये सब हमारे नई शिक्षा के जो हैं वो कुछ मुख्य बिंदु थे जिसका मुख्य उद्देश्य रहा इस शिक्षा नीति में बदलाव का। तो उसके बाद अब एक और परिवर्तन हुआ है कि मानव संसाधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा। देखिए ये सारा पॉइंट्स तो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी जरूरी है, तो इसलिए नई शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हुए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएंगे। तो ये मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब क्या हो गया है, शिक्षा मंत्रालय। और एमफिल अब खत्म कर दिया गया। एमफिल की जो शिक्षा है वो अब खत्म कर दी गई है। और इसमें एक चीज़ और बताया जा रहा है कि बीच कोर्स में बच्चे बदलाव कर सकते हैं। यह बात को समझिएगा। 5+3+3+4 का समझ में आ गया, स्ट्रीम समाप्त हो गया, ये समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है कि बच्चे अगर आगे चलकर जो एजुकेशन लेते हैं उसमें अगर उनको ऐसा लगा कि मैंने गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया तो उसमें वो बीच में भी छोड़ सकते हैं। मान लिया जाए वो बच्चे ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं और उनका पहला साल गया और उनको पहला साल में ऐसा लग रहा है कि ये विषय मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो वो वापस आ सकते हैं। लेकिन वापस आएंगे तो ऐसे नहीं आएंगे, उनको 1 साल का जब वो पढ़ेंगे तो उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 साल अगर वो पढ़ते हैं,
अगर वो 2 साल पढ़ते हैं तो एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 3 साल पढ़ते हैं तो उनको डिग्री मिल जाएगी, और अगर 4 साल पढ़ते हैं तो रिसर्च के साथ उनको बैचलर डिग्री तो कंप्लीट हो ही जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ पूरा रूप से व्यवहारिता किया जा रहा है कि बच्चे अगर बीच में भी पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं तो उनको हर अनुसार से, उनके अनुसार से, अगर वो पहले साल छोड़ दे रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दूसरे साल छोड़ रहे हैं तो एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तीसरे साल छोड़ रहे हैं तो डिग्री मिल जाएगी, और चौथे साल छोड़ रहे हैं तो रिसर्च के साथ उनको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बच्चों के साथ एक फायदे वाली बात है। बच्चे बीच में छोड़ देते थे, उनको किसी तरह कोई डिग्री नहीं मिलती थी, फिर वो बोल भी नहीं पाते थे कि हाँ हमने बीए के 2 साल पढ़े थे, तो उनके पास डिग्री ही नहीं है तो क्या कहेंगे। यहाँ पर हर 1 साल का आपको डिग्री मिल सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बदलाव के एक बार थोड़ा सा हम लोग फिर से देख लेते हैं। 10+2 की जगह 5+3+3+4 को रख दिया गया, जैसा हमने बताया, फाउंडेशन स्टेज, प्रेपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। चलिए, उसके बाद कक्षा 6 में व्यावसायिक शिक्षा का आरंभ करना, ये तो हमने कई बार बताया कि क्लास 6 से बच्चों को कोडिंग शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा दोनों दी जाएगी। उसके बाद 5वीं कक्षा तक शिक्षा को मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में दिया जा रहा है। 5वीं क्लास तक के बच्चों को जो एजुकेशन दिया जाएगा वो क्षेत्रीय भाषा में या मातृभाषा में दिया जाएगा। उसके बाद साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम को खत्म किया जा रहा है। उसके बाद कक्षा 6 से कोडिंग की शिक्षा दी जा रही है। स्कूलों को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, मतलब स्कूलों में अब कंप्यूटर या बहुत सारे डिजिटल इक्विपमेंट्स लाए जाएंगे जिस तरह से शिक्षा को डिजिटल किया जा सके। उसके बाद सभी प्रकार के इनकाउंट को क्षेत्रीय भाषा में बदले जाएंगे और वर्चुअल लैब डिस्प्ले की जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं अब जो लैब होंगे वो वर्चुअल होंगे, मतलब अब बच्चे भी अपनी समस्याओं को ऐसे बात कर सकेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, या शिक्षा मंत्री या किसी भी तरह के कोई बड़े अधिकारी से वर्चुअल कोडिंग कर सकेंगे। तो इस प्रकार का ये टोटल जो कोर्स रहा, ये जो टोटल मैंने नई शिक्षा नीति में बताया, चाहे वो नई शिक्षा नीति में जो नए जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में, उसके जो उद्देश्य थे बदलाव करने के, वो चाहे उसके जो 4 कोर्स हुए उसमें जैसे आपका फाउंडेशन कोर्स, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज को हमने बताया। उसके बाद बड़े बदलाव जो थे उसको मैंने संक्षिप्त रूप से समझाया, और ये जो मतलब होमवर्क्स थे उसको जिस प्रकार से कम कर दिया गया, और बीच के जो मान लीजिए एग्जिट ऑप्शन थे उसमें कैसे 1 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, 2 साल के लिए एडवांस डिप्लोमा मिल जा रहा है, 3 साल के लिए डिग्री, और 4 साल के लिए रिसर्च के साथ आपको बैचलर डिग्री मिल जा रही है। तो कहने का मतलब कि नई शिक्षा नीति कुल मिलाकर बच्चों के हितकर है, और ये आने वाले समाज के लिए भी हितकर है, क्योंकि अब बच्चों को, अब हमारे जो आने वाले भविष्य हैं वो टैलेंटेड हम लोग को मिलेंगे। अब वो रटे रटाए हम लोग को नहीं मिलेंगे, उनमें कहीं ना कहीं एक नया सोच और एक नया विजन होगा, ये नई शिक्षा नीति के अनुसार। चूँकि आप लोगों को पता है कि शिक्षा नीति आने वाला भविष्य तय करती है, तो मेरा आशा है कि नई शिक्षा नीति जो लागू होने जा रही है, जिसमें स्ट्रीम्स को खत्म कर दिया गया है, होमवर्क्स को कम कर दिया गया है, इसमें तरह तरह के नए प्रयोजन लगाए गए हैं कि व्हाट टू थिंक की जगह हाउ टू थिंक करना है, इसमें कहीं ना कहीं नया चीज़ को लागू किया गया है। तो आशा करते हैं नई शिक्षा नीति हम सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आप सभी का मेरा वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।